बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तकरीबन 2 दहाइयां अमेरिका और नेटो फोर्सेस के साथ जंग में सुरखुर होने के बाद तालिबान ने खातीन से जंग शुरू कर दी है। यह बात सुनने में बहुत अजीब लगती है, लेकिन ऐसा ही लग रहा है। अगर ऐसा नहीं है भी तो भी सोशल मीडिया पर तो कम से कम ऐसा ही नजर आ रहा है कि वो अपने ही वतन की खातीन से बरसरे पैकार हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन पर रहने वाली खातीन ने भी अजीब जिंदगी गुजारी है। कोई बेवा हो गई, किसी की औलाद मारी गई, जो भी कत्ल हुआ अपने घर की खातीन के लिए मुश्किलात के दरवाजे खुले छोड़ गया। कौन सा दुख है जो नकाब में बंद इन खातीन की आंखों ने नहीं देखा। इत्तलात हैं कि कंधार में एक बार फिर खातीन को टॉर्चर किया जा रहा है। इस हवाले से आलमी मीडिया पर बहुत कुछ बताया जा रहा है। मुमकिन है कि इसमें बहुत सारी चीजें बेबुनियाद भी हों, कुछ प्रोपेगेंडा भी है, लेकिन अगर थोड़ी भी हकीकत है तो वो तालिबान के लिए मुश्किलात का बायस बन सकती है। भारत, अमेरिका और यूरोप पहले ही तालिबान के हवाले से खदशात पैदा कर रहे हैं। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें भी तालिबान के खिलाफ नाम नेहाद प्रोपेगेंडा कर रही हैं। कुछ खबरें आ रही हैं कि कंधार की सूरत हाल नॉर्मल नहीं है। कुछ 3 से 4 मनाजर हमने देखे जहां तालिबान की जानिब से रबड़ के पाइप से खातून पर टॉर्चर किया गया है, और एक वीडियो में देखा कि उन खातून को डंडा भी मारा गया है। ये 3 से 4 मनाजर ऐसे सामने आए हैं, हो सकता है वाकयात इनसे ज्यादा भी हुए हों, या हो सकता है कि इन्हीं वाकयात को बेस बनाकर बहुत बड़ा करके पेश किया जा रहा हो। हम किसी भी एक जानिब खड़े होने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि जमीनी हकायक अभी पूरी तरह बाहर नहीं आए। लेकिन ये लड़ाई क्यों हुई, किन के दरमियान हुई, ये एक बड़ी खबर है। और तालिबान के 2 अहम रहनुमाओं ने क्यों आपस में बंदूकें सीधी कर ली हैं, अब आगे क्या होने जा रहा है, तालिबान की हुकूमत को क्या खतरा लाहक हो गया है, आज हम बहुत अहम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कुछ बात वजीर आजम के दौरे लाहौर की भी होगी। सुना खान साहब ने कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन में सूरत हाल को कबूल नहीं किया। खान साहब परेशान भी हैं और गुस्से में भी हैं, क्योंकि उन्हें पंजाब हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। सुना है कि पीटीआई पंजाब में कई तब्दीलियां अब नागुजीर नजर आ रही हैं। कुछ बड़े लोग फारिग होने को हैं, तो कोई लोग जो ड्राइंग रूम में खान साहब को मशवरे देते थे वो भी अपना बोरिया बिस्तर उठाकर जाने की तैयारियां कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम है, हमारे साथ रहिएगा। टेलन न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं सफ्तर अली। नाज़रीन, हक्कानी ब्रादर्स, जिनको हक्कानी नेटवर्क भी कहा जाता है, उसका तालिबान के साथ एक दूसरे ग्रुप के साथ इख्तिलाफ बताया गया है। थोड़े दिन पहले यह खबर आई कि मुल्ला ब्रादर जम हक हो गए हैं। फिर खबर आई कि वो जख्मी हुए हैं, उन पर हक्कानी नेटवर्क ने हमला किया था, जबकि अंस हक्कानी ने यह कहा गया कि वो भी जख्मी हैं। यानी अंस हक्कानी के बारे में भी ये बात सामने आई कि वो भी जख्मी हैं, लेकिन फिर दोनों जानिब से इसकी तरदीद आ गई। अंस हक्कानी ने बताया कि वो जख्मी नहीं है। मुल्ला ब्रादर ने कहा कि वो जिंदा हैं, मसरूफ थे, जिसकी वजह से वो जवाब नहीं दे पाए, सफर कर रहे थे। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि मुल्ला ब्रादर सफर कहां कर रहे थे, मुल्ला ब्रादर को कहां जाना पड़ा। यह बहुत अहम बात है। मुल्ला ब्रादर वो आदमी हैं जिन्होंने 2018 में रिहाई के बाद अमेरिकन के साथ दोहा में मुज़ाकरात का बाकायदा एक सांचा बनाया था। पाकिस्तान ने भी इसमें एक अहम किरदार अदा किया था, कतर ने भी किरदार अदा किया। ज़ल्मे खलीलजाद अमेरिका की तरफ से मुज़ाकरात करता था, और पहले माइक पोम्पियो था, उसके बाद एंटनी ब्लिंकन, लेकिन ये मुज़ाकरात होते चले गए। बहरहाल मुल्ला ब्रादर की काबिलियत का इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने एक लंबी जंग को इख्तिताम की तरफ धकेल दिया है। मुल्ला ब्रादर का जो तगड़ा इलाका है, जो अफगानिस्तान में उनका गढ़ समझा जाता है, वो है कंधार। कंधार के आसपास के इलाके उनके कंट्रोल में हैं। मुल्ला उमर भी वहीं अपनी ताकत बढ़ाते रहे हैं। मुल्ला उमर का भी गढ़ वही इलाका समझा जाता रहा है। मुल्ला उमर के साहबजादे मौलवी याकूब की भी ताकत कंधार में है। मुल्ला ब्रादर जब फतेह काबुल के वक्त अफगानिस्तान में वापस आए तो वो काबुल नहीं गए, बल्कि सबसे पहले कंधार में गए। कुछ देर कंधार में रहे, उसके बाद काबुल की जानिब सफर किया। काबुल वो नहीं गए थे, वो पहले अपने स्ट्रांग होल्ड में गए थे, जहां पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था। मुल्ला ब्रादर के बारे में कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान के अगले हुक्मरान होंगे। ये दुनिया के मामलात भी समझते हैं, ये जानते हैं कि दुनिया को कैसे अफगानिस्तान के साथ चलाना है। यूं लग रहा था कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर तालिबान के रहनुमा और अफगानिस्तान की हुकूमत के सरबराह होंगे, लेकिन वहां कुछ इख्तिलाफात हो गए। जब हुकूमत बनाने का वक्त आया तो हक्कानी ग्रुप ने मुल्ला ब्रादर पर कड़ी तनकीद की और कहा कि जो लोग कतर में बड़े आराम के साथ जिंदगी गुजार रहे थे, वो उन लोगों की बराबरी कैसे कर सकते हैं जो अफगानिस्तान के पहाड़ों में अमेरिका और सारी दुनिया के साथ जंग लड़ रहे थे। लिहाजा जो लोग जंग लड़ रहे थे उनका एक बहुत बड़ा हक है जो उनको मिलना चाहिए। इस तरह की बातें हुई तो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर खामोश हो गए, और हैबतुल्लाह अखुंद, जो तालिबान के रूहानी पेशवा हैं, उनका नाम आ गया कि उनको सरबराह बनाया जाएगा। लेकिन उन्होंने भी माजरत कर ली।
फिर जब मुल्ला हसन अखंद का नाम सामने आया तो उस पर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर खामोश रहे, बाकी लोग भी खामोश रहे, लेकिन मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के सपोर्टर्स को यह बहुत बुरा लगा और इस पे कुछ दूरियां पैदा होना शुरू हो गई। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को टैकल करने के लिए यह कहा गया कि ये अबूरी हुकूमत है, ज्यादा देर नहीं चलेगी, बाद में हुकूमत बनाई जाएगी। उनको पता था कि वो तालिबान और अफगानिस्तान में बहुत मकबूल हैं, तहम उनको मौका मिल जाएगा, लेकिन फिर उनको नायब वजीर आजम बना दिया गया। और सिर्फ यही नहीं, उनके साथ मौलवी अब्दुल सलाम हनफी को भी नायब वजीर आजम बना दिया गया। इस पर मुल्ला बरादर के हिमायतियों को काफी दिल बर्दाश्ता होना पड़ा। कंधार और उसके आसपास जितने भी इलाके हैं वो बहुत बड़े हैं और उन पर तालिबान बहुत तगड़े हैं, लेकिन जो काबुल के नजदीक इलाके हैं वहां पर हक्कानी नेटवर्क बहुत तगड़ा है। काबुल के नजदीक हक्कानियों की ताकत बहुत ज्यादा है, जबकि कंधार और उसके आसपास तालिबान तगड़े हैं, लेकिन मजमूई तौर पर ये सारे तालिबान कहलाते हैं। इसके बायस पूरे अफगानिस्तान में इनका कंट्रोल है। थोड़े दिन पहले काबुल में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और खेल हक्कानी के दरमियान तल्ख कलामी रिपोर्ट हुई। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कहते हैं कि गैर तालिबान को भी हुकूमत में शामिल करो। वो खातिन की शमूलियत की बात भी कर रहे थे, अकलियतों की और दीगर स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे थे, लेकिन हक्कानी नेटवर्क के अंदर थोड़ी सख्ती थी। इसकी वजह से इख्तलाफात हुए और वहां पर तल्ख कलामी की गई। ताहम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर वापस कंधार की तरफ गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वो वाकई जख्मी हैं और उनका कंधार के अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि तस्दीक नहीं की जा सकती। लेकिन कंधार में कुछ इस तरह की सरगर्मियां हुई हैं जिनके बाद पूरी दुनिया तालिबान पर उंगली उठा सकती है। वहां पे कुछ खातिन को डंडे मारे गए, कुछ लोगों को बेघर किया गया है, कुछ लोगों ने एहतजाज भी किया है, सैकड़ों लोग सड़कों पर आए हैं। तालिबान ने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और दीगर रहनुमाओं को सिक्योर करने के लिए वो इलाके जो उनके हुआ करते थे पहले, यानी तालिबान को यहां से निकाला गया था, वो उन इलाकों को, उन घरों को आज से साल पहले खाली करके गए थे। यानी 20 साल पहले वो खाली करके गए थे, क्योंकि वहां पर उनका कत्लेआम हो रहा था, उनको गैर मुल्की फौजी मार रहे थे, लिहाजा वो यहां से निकलकर पहाड़ों में चले गए। उनके घरों में दूसरे लोग काबिज हो गए, लेकिन अब तालिबान वापस आए हैं। वो अपने इलाके खाली करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे इलाकों को खाली कर दें, हमारे कमांडर्स और हम यहां पर रहेंगे। इसकी वजह से कुछ लोग बाहर निकले हैं। जो लोग एहतजाज कर रहे थे उन पर टॉर्चर भी हुआ और ये तस्वीर पूरी दुनिया को मौका देंगी कि वो इन पर उंगलियां उठाएं। यानी यूं कहा जा सकता है कि तालिबान खुद अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं। अगर इस तरह के मनाजर सामने आते रहे तो काबुल पर दबाव बढ़ेगा। इस तरह के मनाजर तालिबान की नए बनने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस बनेंगे, जिनके लिए आज पाकिस्तान आवाज उठा रहा है, जिनके लिए कतर, जर्मनी, चाइना, रूस और अक़वाम मुत्तहिदा आवाज उठा रहे हैं। वो तालिबान अगर खुद आपस में झगड़ेंगे और जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं करेंगे तो ये अपने लिए गड़ा खोदेंगे, जिसमें जाकर ये खुद बहुत बुरी तरह गिरेंगे। यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपको कप्तान का दौरा लाहौर और वसीम अकरम प्लस की परेशानी के हवाले से आगाह करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वजीर आजम ने लाहौर का दौरा किया है। वसीम अकरम प्लस को शाबाश दी है या डांट पड़ी है, इस हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफी फयाज अहमद वड़ाइच साहब। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फयाज साहब, खान साहब के दौरे लाहौर को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हम तो सुन रहे थे कि बहुत सारी तब्दीलियां आने वाली हैं। क्या कोई तब्दीली वाकई आने वाली है या सिर्फ लफ्जी तब्दीलियां होंगी? क्योंकि हमने इनकी हुकूमत में तो देखा है कि अवाम के लिए तो कोई तब्दीली नहीं आई, बस नशिस्तें बदलती रहती हैं, नशिस्त बर्खास्त वाला मामला हम देखते हैं। आप क्या समझते हैं इस बारे में? सफदर, आप जानते हैं कि कई दिनों के बाद आज प्राइम मिनिस्टर ने लाहौर का दौरा किया, और जब भी वो लाहौर का दौरा करते हैं तो आप जानते हैं कि उनका जो ज़्यादातर महवर होता है वो वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करते हैं और उनसे सूबे की सूरत हाल के बारे में पूछते हैं। आप जानते हैं कि पिछले दिन जो इलेक्शन हुआ है कंटोनमेंट बोर्ड का, उसमें जो तहरीक इंसाफ को जो नुकसान पहुंचा, जो उसकी पोजीशन आई है इंतखाबात में, वो यकीनन कप्तान के लिए एक परेशानी की बात है, फ़िक्र की बात है, और इस पे वो सोच भी रहे होंगे। और आज जब उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की है तो यकीनन उन्होंने वज़ीर आला से पूछा होगा कि जनाब ये बताएं कि आज जो पीटीआई की पंजाब में सूरत हाल हुई है कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में, उसकी क्या वजूहत हैं, क्या मुबारकात हैं और क्यों इतना पार्टी को सेटबैक हुआ है। अब देखते हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने उनको क्या बताया, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब की तो आप जानते हैं कि बहुत सारी बातें प्राइम मिनिस्टर जो है वो इग्नोर कर जाते हैं, और जब भी मुलाकात होती है खूबियाँ खामियाँ छोड़कर कहते हैं कि वज़ीर आज़म हमेशा
वज़ीर आला पंजाब को शाबाश देते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आज उन्होंने शाबाश दी होगी, उन्होंने यकीनन पूछा होगा कि सूबे में जो सूरत हाल, जो इतनी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में जो इतनी ख़राब सूरत हाल है, इसका जवाब दें। और मेरे ख्याल में आज बुज़दार साहब के लिए शाबाश नहीं, थोड़ी सी परेशानी का उन्हें भी सामना करना पड़ा होगा। जो अंदर की इतलात हैं वो ये हैं कि सूबे में प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो सियासी और जो इंतज़ामी कारकर्दगी है उस हवाले से वज़ीर आला से मुतमिन नहीं है, और लग रहा है, एक्सपेक्टेड है कि सूबे में कुछ बड़ी सियासी तब्दीलियाँ आ रही हैं, बड़े नाम हैं, और एक दो दिन में जो अभी तक की अंदरूनी कहानी है कुछ लोग हटा दिए जाएंगे। और ये भी पता चला है कि इंतज़ामी शोबे में भी बहुत सारी तब्दीलियाँ एक्सपेक्टेड हैं, और ब्यूरोक्रेट्स को भी अगले 2-3-4 दिन में काफ़ी तब्दीलियाँ सामने आएंगी। तो मैं समझता हूँ कि आज वज़ीर-ए-आज़म ने एक और मुलाकात की है बड़ी इंपॉर्टेंट, उन्होंने आईजी पंजाब से मुलाकात की है और नए चीफ सेक्रेटरी साहब से। यकीनन उन्होंने ब्रीफिंग दी होगी पंजाब की सूरत हाल के हवाले से, जो इंतज़ामी मामलात है। तो वज़ीर-ए-आज़म इस हवाले से भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि पंजाब में आप देखते हैं कि अमन अमान की सूरत हाल है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, और बहुत सारे वाक़यात पिछले दिनों में ऐसे हुए हैं जिसमें पुलिस की कारकर्दगी बेहतर नहीं हुई है। और बार बार आप देख रहे हैं कि इस लेवल के आईजी और जो पंजाब के सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी उनको चेंज किया जा रहा है। तो ये जो नए 2 चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब है, यकीनन वज़ीर-ए-आज़म ने इनको वार्न किया होगा कि हम आपसे बेहतर तवक्को चाहते हैं, और अगर हम आपको मौका दे रहे हैं तो हम चाहते हैं कि सूबा पंजाब में अमन अमान की और इंतज़ामी सूरत हाल जो है वो बेहतर हो और बेहतर रिजल्ट्स आएँ। बहुत शुक्रिया फयाज अहमद वड़ाइच साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, यहाँ पर एक अहम बात यही है कि बहुत सारी तब्दीलियां देखने में आ रही हैं। जिस तरह से वड़ाइच साहब ने तब्दीलियों का जिक्र किया है, बहुत सारी तब्दीलियां हैं। पहले अलीम खान पार्टी को छोड़कर चले गए हैं। पार्टी को छोड़ना कहा जाए या हुकूमत को छोड़ना कहा जाए, कहीं ना कहीं ये बात आपस में ममासलत रखती है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो कुछ लोग ये बात भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गवर्नर पंजाब को भी खदशा और खतरा लाहक है। देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में बुज़दार हुकूमत के साथ क्या होता है और ये ऊंट किस करवट बैठता है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।